टेलीकास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। ये हमारा आज का प्रोग्राम हमारे कई प्रोग्राम्स जो इलेक्शन के हवाले से हैं उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून से गुफ्तगू की और हमारी बातचीत में हमने ये उनसे मालूम किया कि उनकी सबसे अहम तरजीहात क्या हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि तरजीहात में से इस वक्त हर एक कह रहा है, सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं, लेकिन वो जो कि महंगाई के तले दबे हुए हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम लोगों ने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मजीद अजीज़ को दावत दी है और उनसे भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मजीद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये बात कि जैसे आप जानते हैं कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने और सियासतदानों ने इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं किए हैं। जीडीए का धरना हुआ, उनके अलावा हमने देखा कि पीटीआई के लोग, जमात इस्लामी, जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप, ये सब धरना दे रहे हैं। और इमरान खान ने अभी लिखा है आईएमएफ को कि इन रिजल्ट्स को कबूल ना किया जाए और आईएमएफ के लोन को रोका जाए जब तक कि फ्रेश ऑडिटिंग ना हो और ये ना पता चले कि वाकई कौन जीता है। इस ऑपोजिशन की चाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात नफीसा, ये चाल क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कैसा भी हुआ, ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि जो रिजल्ट आया था इज नॉट द रियल रिजल्ट दैट केम आउट। और ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो ये नॉर्मल रूटीन है। इसीलिए हम हमेशा कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो तो काफी हद तक ये मसले हल हो जाएंगे जो 45 और 47 के ड्रामे लेके बैठे हैं। अब हुआ ये था कि जो प्लान किया गया था या जो स्ट्रक्चर किया था इलेक्शन के रिजल्ट को, उससे कुछ ज्यादा ही वोटिंग हो गई जिसमें यूथ निकल आया बाहर, एंड दैट आई थिंक पूरा मटल्ड अप हो गया इनका पूरा स्ट्रेटेजी। अब वो आ तो गए हैं, इन्होंने ओथ भी लेने वाले हैं, सिंध में ले लिया, पंजाब में ले लिया, ये तो हो रहा है। अब जो केसेस जो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। तो अब हमें तो ये करना चाहिए कि अब जो कुछ चल रहा है, अब वो आ गए हैं अंदर, वो किसी तरह ये असेंबली और पार्लियामेंट को चलाएं। we cannot continue to be कि जी हम हवा में उड़ते रहें और हमारा कोई सामने सिद्धांत मुस्तकिम ही ना हो। पीडीएम 1 भी तो आ गई थी, तो अब पीडीएम 2 आ गई है, तो अब फर्क क्या पड़ा? पीडीएम 1 ने भी क्या, केयरटेकर ने अपना काम कर दिया, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ पर डिसीजन नहीं है, तो व्हाई कांट वी नाउ गो अहेड? ऑल्टरनेटिवली ये कि सब जाने एक माइंड के हो जाए कि चलो भाई हम कोई सेटिंग कर लेते हैं और वी गो फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट टाइप, जो आजकल बड़ी बातें हमारी मार्केटों में और हमारे बिजनेस सर्कल पे हो रही है, तो एक दूसरी बात है। लेकिन अभी आप क्या कर लेंगे? इलेक्शन तो इसको 77 वाला तो सिनारियो नहीं है कि वो खत्म हो गए, एक फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। The government is going to be democratic in whatever form. आप हाइब्रिड खेले, स्ट्रक्चर्ड खेले, प्लान खेले, पपेट ऑन स्ट्रिंग खेले, that are just nomenclatures you can use, but we have to live with it. जो कुछ हो गया हो गया। और मैं आपको एक चीज में बता दूं, नफीसा, it doesn't really matter who is the prime minister, which government, because all the policies are more or less the same. और जिसको अमेरिका में कहते हैं कोई भी, whether Tweedledum comes or Tweedledee comes, the game goes on, so this will go on, blink through, होंगी नेम एक दूसरे को देंगे, ये चलता रहेगा। But right now our main concern, Nafisa, is what is the Pakistan, how will it
factor in the IMF loan, and after that the budget. These are the two economic issues that are more right now imperative rather than this political mishmash that is going on. जी जी। देखिए, मैंने चाल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान सियासतदान हैं, वो मुआशी माहिर नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है, और कोई भी IMF का लोन नहीं चाहता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये IMF का लोन इस मर्तबा पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, और ये ख़त लिखने से पहले एक सियासतदान को क्या सोचना चाहिए था। सवाल यही है आपसे। नहीं, आपकी बात सही है। सबसे पहले तो आ जाते हैं उसके ऊपर के ये लोन। देखिए, लोन की कंडीशनलिटीज को अगर आप मोर और लेस मीट करते हैं, और ये जो नया लोन अगर जो पहले था कि $6 मिलियन के सोच रहे थे, आज के अखबार $8 मिलियन की बात कर रहा है, तो कंडीशनलिटी तो टफ होती रहेंगी। ऑलरेडी हमारी कंडीशनलिटी इतनी टफ है कि हमारा वैसे भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस इज इम्पैक्टेड, एंड नियरली एवरी इंडस्ट्री इज इम्पैक्टेड। हम लोग का गैस का बिल डबल हो गया, इलेक्ट्रिक का बिल मोर देन डबल हो गया, हमारे इन्फ्लेशन इज हाई, डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट पे वो कम होती जा रही है। आपने देखा इवन बेसिक चीजें हैं उसकी भी डिमांड कम होती जा रही है। तो हमें कंडीशन या तो बर्दाश्त करें। और जहां तक आपने इमरान खान के लेटर की बात की, तो ये तो पहले भी ये होता रहता है कि ऑपोजिशन वाले इसको सेल्फ इंटरेस्ट से देखते हैं, नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये आप IMF को कहेंगे कि भाई डोंट गिव द लोन, तो दैट डजंट साउंड वर्कएबल। It is more to as a protest. I think it's more a protest than an actual decision of the hierarchy of the opposition. कि भाई हम लोग कुछ करेंगे तो थोड़ा सा इसकी create some value, but it is a non-starter. It is a non-starter. ये होता रहता है। तो इससे IMF डिसीजन नहीं लेता किसी पर्सनालिटी के स्टेटमेंट पे। इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है अगर आप कोई भी काम करते हैं, वेदर यू आर डूइंग इन बिजनेस और वेदर इन बैंकिंग और वेदर इन योर अदर स्ट्रेटजीज। इस हवाले से हमने मुआशियात के माहिर असद अली शाह से गुफ्तगू की। आइए उनकी एक मुख्तसर सी इक़्तिबास सुनाते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि तीसरी किस्त जो है वो मिल जाएगी पाकिस्तान को, और ये अब जो गवर्नमेंट बन रही है, माहिदा हो गया है PMLN और पीपल्स पार्टी का, तो वो ज़ाहिर है उनकी प्रायोरिटी न सिर्फ ये है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये मार्च में कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो आउटस्टैंडिंग किस्त भी मिल जाएगी इनको, बल्कि अगला जो प्रोग्राम है, जो एक और अपना जो जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मिलेगी, क्योंकि अगर वो नहीं मिलती है तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान, कोई तरीका ही नहीं है, और वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। और जो IMF क्योंकि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, जो दुनिया का इस वक्त इकोनॉमिक सिस्टम बड़ी ताकतों ने बनाया है, और जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दूसरे डेवलपमेंट अदारे हैं जो कि ख़ास तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैटर करते हैं, तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि IMF के कर्ज मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए जो हमारा कर्ज़ा है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी पे सीरियस क्वेश्चंस हैं। मतलब ये है कि तो टोटल 125 से 30 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सटर्नल डेट है, और ज़ाहिर है लोकल डेट मिला के तकरीबन 80 ट्रिलियन से ज़्यादा हमारा जो है ना टोटल डेट हो गया है। अभी आपने मुआशियात के माहिर असद अली शाह को सुना। हम लौटते हैं सनतकार मजीद अजीज़ की तरफ।
आप बताएं, ये सब कुछ सुनने के बाद आपके क्या तासुरात हैं? तो ये जो बातें कर रहे हैं, इनपे इनके एक चीज जो रियली मैं भी अग्री करता हूँ, और हम ये इस कन्वेंशनल विजडम जिसको कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उस स्टेज पे लाया जाएगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। वो क्या कहते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे दैट विल जो हमें एक किस्म का कुशन मिल जाएगा। हम एक दो दफा पहले भी डिफॉल्ट के स्टेज पे पहुंच गए हैं। So I don't think we but the point is कि IMF का लोन का मेन मकसद ये होगा कि सिर्फ जो हमारे दूसरे जो लैंडर्स होंगे वो एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि उन्होंने देखा कि IMF ने काफी पूरा अपना एक्सरसाइज कर ली है, तो उनको पता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है। जी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं वो ये कि IMF का ये जब लोन मिल जाएगा और उसके बाद जाहिर है एक और लोन की तरफ पाकिस्तान जाएगा, तो उस वक्त जहाँ तक हमने सुना है और बात की है मुआशियात के माहिरीन से, वो ये कि फिर बैरूनी जो लेंडर्स हैं वो डॉलर की कीमत 300 तक फिक्स कर देंगे। इस वक्त आप जानते हैं कि 284 के करीब लाया गया है। जी जी, उससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि महंगाई में किस हद तक मज़ीद इजाफा होगा? देखिए ऑलरेडी हमारा इन्फ्लेशन रेट तो आपे से बाहर है। करेंसी की जहाँ तक वैल्यू है, हम 300 तो क्रॉस कर गए हैं, और ओपन मार्केट में लोगों ने 350 360 रुपए में लिया है, तो दैट इज देयर। लेकिन पाकिस्तान के लिए 300 भी काफी तकलीफ दे फिगर है। अब ये मुझे उसको अगर आप सिर्फ को रिलेट करेंगे कि लोन मिलेगा और द कंडीशन के डिवैल्यूएशन भी होगा, तो वो जरूरी नहीं है कि ये हो। दिस इज वन कंडीशन और वन थ्योरी, क्योंकि हम ऊपर नीचे तो करें। आप देखें अभी भी हमारे हालात इकोनॉमिक सही नहीं थे, लेकिन हमारी 279 278 तक भी डॉलर चले गया था, और आपने देखा कि 281 और 279 282 के रेंज में है। तो 300 अगर होना है तो 300 भी हो जाएगा, 325 भी हो जाएगा, बट जितना होगा उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्रियल बेस है और डोमेस्टिक हमारी मार्केट है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नफीसा, हम लोग मानते ही नहीं है कि इंपोर्ट नॉन एसेंशियल को कर्व करें। हम हमारी जो लोकल इंडिजिनियस हमारी जो रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल करें। हम अपने आप के बेल्ट टाइटनिंग नहीं करते हैं, और हम कंटिन्यूस इस किस्म के जब एक्सपेंसेस इस तरह की लॉर्डशिप वाला एटीट्यूड रखेंगे, तो फिर 300 हो जाए कि 284 हो जाए कि 325 हो जाए, फॉल्ट तो हमारा है ना। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाई शुड IMF और ADB या वर्ल्ड बैंक हमको कहें कि जी आप अपने बेल्ट टाइट करो? क्या ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? हम इंडस्ट्री में होती है, हमारी कोई मशीन अच्छी नहीं चलती, या हमने देखा कि इट इज नॉट गिविंग अस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वी सिट डाउन एंड वी डिसाइड कि इसका करना क्या है, इसको बेहतर करना है, बंद करना है, उसके अंदर कोई एडिशंस करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई ये होता है। मैं आपको ये तो ऐसी बात होगी क्या, जैसे वो पोकर खेलते हैं। अगर आप पोकर कोई खेल रहा है और उसको कोई आके कहता है कि आप खेलते रहो, आपको मैं फाइनेंस करूंगा, फिक्र की बात नहीं है, तो अगर मुझे कह रहे हैं तो मैं तो ब्लाइंड की चाल खेलूंगा, क्योंकि मेरे तो आपके पैसे नहीं है, मैं जीतूंगा तो जीता, हारूंगा तो मेरे को कुछ देना नहीं है। वो एटीट्यूड हमारा पोकर सिंड्रोम है, अनफॉर्चुनेटली। इट्स अ क्रूड वे ऑफ सेइंग इट, बट इट मेक्स फॉर मी इट मेक्स अ पॉइंट। तो क्योंकि कुछ वेल ऑफ तबके के भी लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आपका क्या मशवरा है? देखिए मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से पहले बात करूंगा कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो फेडरेशन है, चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस, the problem is that we are not united.
हम यूनाइटेड नहीं है। जिस दिन हम यूनाइट हो जाएंगे उस दिन हम गवर्नमेंट में हमारी रेट स्टैब्लिश करने में हम काफी हद तक कामयाब होंगे। अब हम सबने अपनी अपनी मंदिरें बना ली, अपनी अपनी मस्जिदें बना ली है, सब अपने ईगो इश्यूज हैं। हमें व्हाट्सएप पे इतने पोस्ट सबको करता हूँ, सबको समझाता हूँ कि कब तक आप भी वही काम करोगे जो सियासतदान करते हैं। वी आर नॉट पॉलिटिशियन। हमें तो मिलके फॉर द इसमें नेशनल गुड भी होगा और बिजनेस की सर्वाइवल भी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट होगी तो एक्सट्रीमिज्म कम होगी, टेररिज्म नहीं होगी, लोगों को कुछ हद तक तो वैल्यू ऑफ लाइफ होगा, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, हम सिर्फ हवा में बैठे हुए हैं। वी आर नॉट टेकिंग डिसीजंस, वी आर नॉट रियली, बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड। वरना क्या हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते? हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हम भी अगर बैठे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो वो सोल्यूशन हम दे सकते हैं जो काबिल कबूल होनी चाहिए पॉलिटिकल लोगों को भी, हमारे दूसरे जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं और हमारे जो फॉरेन भी हैं। ये ना हो कि फिर हम ना हमारे रेमिटेंसेस आए, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और हम फिर और इन्फ्लेशन बढ़ती रहे, फिर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अब बहुत भारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे भी है, जिन्होंने अक्सरियत वोट्स जीते हैं सिंध से। उनसे जब पूछा गया कि मईशत के हवाले से उनका क्या फ़लसफ़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ज़माना था जब नेशनलाइजेशन के वो हक़ में थे, तो अब उन्होंने कहा नहीं, हम नेशनलाइजेशन के हक़ में नहीं हैं, लेकिन अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हक़ में हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये कितना सूदमंद है हमारी मईशत के लिए? देखिए 1989 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा जब अभी बनी नहीं थी, उस वक्त हम इनसे मिलने गए थे, कुछ सनतकार, कुछ मैंने अरेंज कर लिया था और उन्होंने कहा कि दो चीजें, वन यू शुड रेस्ट अश्योर्ड दैट दिस पार्टी विल नॉट गो फॉर नेशनलाइजेशन, और उसने दूसरी बात ये की जो हमने बड़ी हाईलाइट की कि मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बने। अब आप देखें, उसको मद्देनजर रखें और आज देखें तो गवर्नमेंट करने जाती है तो गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती, बिकॉज गवर्नमेंट के जो लोग जो काम करेंगे या वो जो सेकंड टियर थर्ड टियर के जो पॉलिटिकल इनकी जो लोग हैं, वो कुछ इनके पास ना कैपेबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, ना इनके पास वो इंटेलेक्ट है कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए। तो I totally agree with the thinking of the People's Party कि भाई आप इन्वॉल्व हमें करें, आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी करें और साथ साथ जो पाकिस्तान में सिंध में अगर हैं जो टैलेंट है, जो लोग कंपनियां चला सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, जो अथॉरिटी चला सकते हैं, आप उनको फ्री हैंड दें, उनको आप स्पेस दें, तो वो आपके लिए बेहतर है। सिर्फ आप, हमने देखा है कि फिर एक कोई जो सियासतदान को बिठा देते हैं चेयरमैन या उसको बना देते बड़ा, जिसको एबीसी नहीं आती, इफ यू डोंट नो द एबीसी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको उसमें बिठाने का फायदा नहीं है। तो आई होप बिलावल भुट्टो साहब अपनी जो बना रहे हैं स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज, और सिंध में मोस्ट ऑफिस जो आने वाले मुराद अली शाह इज इज अ टेक्नोक्रेट आल्सो। First he's a technocrat, then he became a politician. तो ये इन्वॉल्व करें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को। हमारे पास बहुत टैलेंट है यहाँ, तो थोड़ा सा सियासत से इसको हटा दे, उसको ऑन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस साइड पे ले जाए, तो पीपीपी यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कैन बी मोर ऑफ अ सक्सेस देन वी एवर थॉट ऑफ बिफोर। आप तो जानते हैं कि इस मुल्क में अव्वल तो सियासत जो होती है उसमें बाप, बेटा, बहन, भाई, ये सब आते हैं। जिनको कोई अहलियत ही नहीं है उनको भी बिठाया जाता है। दीगर ये कि फिर मराद दी जाती हैं ऐसे लोगों को जिनको कुछ आता नहीं है। ये तो आप और हम इस मुल्क में रहते हैं और जानते हैं।
अब आप क्यों कर इतने पुरुमीद हो गए हैं कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तो उसमें कोई चेंज आएगा लोगों की सोच में? देखिए, तो एक होता है कि आई वन थिंग इज दैट बिलावल भुट्टो इज सीरियस, वन थिंग. Second, in my opinion, President Asif Ali Zardari is very, very business minded. And in my opinion, in the history of Pakistan, there has been no politician like him. He is one of his kind, and he believes. I'm not a People's Party or PMLN or PTI or MQM whatever. I'm talking to you as a Pakistani living in Karachi and Sindh. If he wants, he can deliver. And he can make sure that he gives the right team to Bilawal Bhutto to deliver. Right now, nothing to do with dynastic policy. As long as they don't come into the scheme of things, they can do their siyasat जितनी भी करनी है. लेकिन वो economy पे इंटरफेयर ना करें. और अगर उसको करते तो आप शुरू करें 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स अरेंज पीपल्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, एंड यू विल फाइंड आउट, एंड देन यू कैन ऑलवेज ट्वीक एंड डोंट व्हिचएवर वे इसको आप ट्यूनिंग कर सकते हैं. लेकिन आप इसको करें तो सही और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें. एक दफा तो देख लें. हम तो ये कहते हैं कि आपने जितनी पॉलिसियां बनाई सब फेल गई. योर नेशनलाइजेशन फेल्ड, your state-owned enterprises are a disaster. Why can't you for once give an opportunity to the private sector to join with you in the real sense for the good of everyone? And I had said this, I remember we were at a diplomatic function and in front of a big crowd, I had mentioned this to Benazir Bhutto Sahiba. Give us a chance. We are not interested in your politics. We are only interested in the country. नहीं, यकीनन आप मुहिब वतन हैं, लेकिन हमें बहुत सारे मसले और मसाइल नज़र आते हैं. ख़ास तौर पे आखिर में आप बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्शन रिगिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए, पीटीआई ने जिस तरह IMF को लिखा कि अब पाकिस्तान को कर्जा ना दें, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत, ये कोलिशन गवर्नमेंट जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, ये किस हद तक चल सकेगी? देखिए, यहाँ मैं थोड़ी पेसिमिस्टिक बात करूंगा. ये हुकूमत जो बनी है is only for the IMF loan and to approve the budget that will be given to us. लोकल कोई काम नहीं होगा, बजट भी हमारा आ जाएगा. इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. Political instability रहेगी क्योंकि there is always a sword hanging over the head. इतनी बड़ी कोई मार्जिन नहीं है. If any one party decides that to end the marriage and to separate हो जाए, divorce हो जाए, तो हुकूमत नहीं चलती. But I don't give more than 9 to 11 months to this government. I don't think this government will survive because one thing is that they may not be able to fully handle the opposition. जो आज या तो उसको सिंध इत्तेहाद काउंसिल कहें, PTI कहें, जो भी कहें. और आपको बताएं कि अगर वो MQM भी है तो MQM की भी पॉलिसी होती है, विशी वॉशी होती है. तो only thing that is holding this PDM2 is People's Party. And if the People's Party doesn't want to play ball, so then there is no government. Then you get ready for another election, and again we'll have the same scenario of caretaker government that doesn't know what it is doing, and for 90 days के 900 days कर देते हैं. So either you play according to the constitution or you don't play at all. But again I would reiterate कि मैं नहीं देख रहा कि ये हुकूमत साल भी पूरा कर सकेगी. ये नहीं कर सकेगी. ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर फिर आपको हम बुलाएंगे और यकीनन जायज़ा कराएंगे. लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बाज़ बहुत हकीकत पसंदाना बातें की. कड़वी तो होती हैं ऐसी बातें, लेकिन कहने का बहुत शुक्रिया.
आपने जे बी कास्ट सुना। हमारा मौजू था कि मुआशियात की क्या सूरत हाल बनेगी अब जबकि नई हुकूमत तश्कील दे चुकी है। आपने इस हवाले से मजीद अजीज़ को सुना जो सनतकार हैं और कराची में हैं। मैं हूँ नफीसा उद भाई।